अमाशय तक बता दिए थे। उसके बाद छोटी आंत आता है। कौन सा आंत? छोटी आंत। छोटी आंत। छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। हम बताए थे आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? छोटी आंत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत। पहले बताइए आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 32 फीट होती है। आहार नाल का पहला भाग मुख गुहा, मुख गुहा पीछे ग्रसनी, ग्रसनी के पीछे ग्रास नली, ग्रास नली से नीचे आएगा अमाशय, अमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद मलाशय, मलाशय के बाद मलद्वार। अभी हमको क्या पढ़ना है? छोटी आंत। एक छोटी आंत का फिगर बना देते हैं, आप देखिएगा इसको तो समझ में आएगा क्या है कैसे है। ये जो अमाशय होता था, अमाशय से जुड़ा होता था कौन? छोटी आंत। इस तरह से रहता था। तो देखिए इस यहाँ पर अमाशय है, यहां से फिर बड़ी आंत शुरू हो जाएगा। तो ये जो दिख रहा है ये है छोटी आंत। छोटी आंत के बारे में समझते हैं। याद रखिएगा छोटी आंत जो होता है यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग। आहार नाल में सबसे लंबा भाग कौन है? छोटी आंत। इसकी लंबाई कितना है? तो लगभग कितना मीटर हो जाता है? 6 मीटर इसकी क्या है? लंबाई है। इसकी लंबाई कितना है? 6 मीटर। इसकी चौड़ाई लगभग कितना होता है? तो 2.5 सेंटीमीटर इसका क्या होता है? चौड़ाई। याद रहेगा आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? छोटी आंत। और सबसे लंबा भाग क्या है? मतलब लंबा कितना होता है? ये 6 मीटर। चौड़ा कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर होता है। अब समझिए लंबा भाग है तो इसमें कितने भाग होते हैं? इसमें जो भाग हैं वो छोटी आंत के 3 भाग। छोटी आंत के कितने भाग? 3 गो। सबसे ऊपर में जो होता है उसको कहते हैं डिओडेनम होता है। तो डेडुनम हम लोग बोलते हैं। तो डेडुनम जिसको हम ग्रहणी कहते हैं, आपको पूछेगा तो ग्रहणी के बारे में ज्यादा पूछेगा। डेडुनम। उसके बाद बीच वाला जो होता है उसको कहते हैं जेजुनम, और इसके नीचे होता है इलियम। डेडुनम, जेजुनम, इलियम। आहार नाल के कितने भाग? 3। सॉरी, छोटी आंत के कितने भाग? 3 भाग। कौन कौन? तो डेडुनम जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रहणी कहते हैं। उसके बाद क्या है? जेजुनम। उसके बाद क्या है? इलियम। छोटी आंत के 3 भाग हो। इसमें आम अमाशय से कौन सा भाग जुड़ा हुआ है? डेडुनम। बड़ी आंत से कौन सा भाग जुड़ा हुआ है? इलियम। सबसे लंबा आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत। छोटी आंत में सबसे लंबा भाग इलियम। छोटी आंत में सबसे लंबा भाग इलियम होता है। देखिए यहां पर आपको एक संरचना मिलेगा जिसका नाम है यकृत। क्या है? यकृत। और इसके पीछे में यहां पर मिलेगा आपको एक अगन्याशय। छोटी आंत और अमाशय इधर से मिलेगा अगन्याशय, इधर से मिलेगा यकृत। यानी यकृत से जो रस निकलता होगा ये भी कहां जा रहा है? छोटी आंत में। अगन्याशय से जो रस निकल रहा है वो भी कहां जा रहा है? छोटी आंत में। इसका मतलब है कि छोटी आंत में कौन कौन सा रस स्रावित होता है? तो यकृत से एक रस निकलता है जिसका नाम है पित्तरस। कौन सा रस? पित्तरस। पूछेंगे छोटी आंत में कौन कौन सा रस स्रावित होता है? 3 रस स्रावित होता है। पित्तरस, अग्न्याशयी रस, और आंत में ही एगो रस निकलता है जिसको आंत्र रस कहते हैं। क्या गो रस? 3 गो। पित्तरस, अग्न्याशयी रस और आंत्र रस, 3 गो। तो लिख दिए कौन कौन सा रस आंत में स्रावित होता है? तो पित्तरस, उसके बाद आंत्र रस, उसके बाद अग्न्याशयी रस। तीन रस स्रावित होता है। ठीक। भोजन का पाचन खत्म कहां होता है? तो याद रखिएगा छोटी आंत में। पाचन समाप्त होता है कहां? पाचन समाप्त कहां होता है? छोटी आंत। पाचन समाप्त कहां होता है?
छोटी आंत में। ये बात याद रहना चाहिए आपको कि भोजन के पाचन का पूर्णतः समाप्ति कहाँ हो जाता है? छोटी आंत में हो जाता है। और पचा हुआ भोजन का अवशोषण, तो लिख देते हैं पचे हुए भोजन का, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। ये बात बताइए, सबसे लंबा भाग आहार नाल का छोटी आंत, लंबाई कितना? 6 से छोटी, 6 से 6 मीटर हो जाएगा ना। इसकी लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर, क्या भाग? 3 गो। कौन कौन? डेडुनम, जेजुनम, इलियम। डेडुनम को क्या कहते हैं? ग्रहणी कहते हैं। इसमें कौन 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 रस? पित्त रस, आंत रस, अग्न्याशयी रस। पित्त रस कहां से निकलता है? यकृत से। अग्न्याशय रस कहां से निकलता है? अग्न्याशय से। आंत रस कहां से निकलता है? तो आंत्र ग्रंथि से निकलता है। ये हो गया। अब देखिए, पित्त रस के बारे में पढ़ना है तो इसका मतलब है कि हमको यकृत के बारे में पढ़ना होगा, तब तो हमको समझ में आएगा कि पित्त रस क्या है। समझिएगा, देखिए यकृत, यकृत बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको समझना, इसमें समझना क्या आसान भी है और भारी भी है, दोनों है। डिपेंड करता है कि आप किस क्लास में इसको पढ़ रहे हैं। यकृत के बारे में 10th में पढ़े तो इससे ज्यादा जानकारी आपको बता भी नहीं देंगे अभी, क्योंकि 11th में बहुत ज्यादा इसका डीपली होता है। समझिए, यकृत याद रखिएगा, अमाशय के या हमारे उदर के जो होते हैं, ये किधर होती है? दाहिनी ओर होता है। ये किधर होता है? दाहिनी ओर होता है, यानी कि दाई ओर होता है। और ये जो दाहिनी ओर होता है, उसके बाद यकृत ये हो गया। उसके बाद याद रखिएगा इसका वजन कितना केजी होता है? 1.5 केजी होता है। यकृत अमाशय के मतलब ये उदर की दाहिनी ओर होती है, कितना केजी होता है? 1.5 केजी। याद रखिएगा ये ग्रंथि है, ये क्या है? ग्रंथि है। और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, पूछता भी है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, दाहिनी ओर, और 1.5 केजी का होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। यकृत स्रावित करता है, यकृत स्रावित करता है कौन सा रस? तो पित्त रस। कौन सा रस? पित्त रस। यकृत स्रावित करता है कौन सा रस? पित्त रस। और ये जो पित्त रस है, ये जमा होता है पित्ताशय में। पित्त रस जमा होता है पित्ताशय में। पित्त रस जमा होता है पित्ताशय में। पित्त रस जमा होता है पित्ताशय में। देखिए, पित्त रस बनता है और स्रावित होता है, पूछा जाए तो यकृत में, लेकिन जमा कहां होता है? तो ये कहां? पित्ताशय में। आरबीआई नोट छाप के अपने पास नहीं रख, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है बैंकों में, वो वहां पे जाके जमा रहता है। तो जैसे कि हम लोग का जन्म हुआ तो हम लोग अपना जो हम लोग का घर जो उसी में हम लोग रहते हैं, वहीं हमारा या जन्म वगैरह सारा कुछ का। लेकिन हम लोग स्कूल जाते हैं तो वहां पर भी जमा रहते हैं। तो क्या हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि हम मेरा जन्म और मेरा श्रवण मतलब कि वहीं पर हुआ? नहीं, वो जमा है, हम वहां किस लिए जमा रहे हैं? पढ़ने के लिए। उसी तरह पित्त रस यकृत में बनता है, लेकिन अब उसका काम है, तो जब काम पड़ेगा तब तक आप वहां नहीं रख सकते, क्योंकि वहां और पित्त रस बनेगा। इसके लिए एक थैला होता है बीच रास्ता में, जिसको हम पित्ताशय कहते हैं। आशय का मतलब ठहरना होता है। तो पित्त रस बनता यकृत में है, जमा पित्ताशय में होता है। और इसी पित्ताशय में कभी कभी पथरी हो जाता है, जिसको गॉल ब्लेडर स्टोन कहते हैं। तो पथरी हो जाएगा। पित्ताशय इतना छोटा होता है कि दवाई ववाई भी ज्यादा फर्क नहीं कर पाता उसमें, तो पित्ताशय को काट के निकाल देता है। अब सोचिए, यकृत से जो पित्त रस निकलता है वो पाचन के लिए बहुत जरूरी है। जब जरूरी है तब कैसे मिलेगा? मान लीजिए कि मम्मी आपकी पैसा को रखी हुई है जमा करके, जब मेरे बच्चे को स्कूल में ट्यूशन का फी देना होगा तो हम दे देंगे, लेकिन पता चला मम्मी रखी ही नहीं है, इंतजार में कि जिस समय आएगा उसी समय हाथे थमा देंगे, और वहां से अबे नहीं किया तो फिर आवश्यकता पड़ने पर मिलेगा नहीं। इसीलिए मम्मी क्या करती है, तो देखिएगा वो घर में पेपर के नीचे में, आटा में, तो कहाँ कहाँ वो सब रखती है, वो उनका अलग जुगाड़ है, तो वहां पर आपको दे देती है। उसी तरह से पित्त रस बन जाता है, उसको पित्ताशय में रखते हैं, और आप जब भोजन ग्रहण करते हैं, जब आवश्यकता पड़ता है वो पित्ताशय पित्त रस को देता है। लेकिन मान लीजिए कि ये है आपका
यकृत, ठीक। यहाँ पर है पित्ताशय और ये है आपका आंत। तो जब भोजन का जरूरी पड़ता है तो पित्ताशय दे देता है, लेकिन आपके पित्ताशय में पथरी हो गया और डायरेक्ट कनेक्शन बना दिया। कैसा कनेक्शन बना दिया? डायरेक्ट कनेक्शन। तो पित्ताशय में जब पथरी हो गया तो उसको काट करके हटा दिया और यकृत से डायरेक्ट आंत में कनेक्शन दे दिया। तो आप खाइएगा नहीं खाइएगा, जब बनेगा जाते रहेगा वो, तो पित्ताशय वेस्ट हो जाएगा, जिससे आपको ज्यादातर गैस बनेगी, पाचन नहीं होगा, ये सब चीज का परेशानी हो जाता है, ठीक। इसीलिए कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ। हम टीचर लोग का ना ये कहा, ये हम लोगों के लिए ना हो गया है कि जो भी चीज अच्छी बातें वो बताओ, बच्चा फॉलो करता है नहीं करता है, क्योंकि हम लोग भी फॉलो नहीं करते, हम लोग भी हेल्थ पर बहुत रिस्क लिए हैं। लेकिन जब हेल्थ खराब हुआ, एक लंबा चौड़ा झटका लगा, तब फिर पता चला कि नहीं, हेल्थ इज वेल्थ होता है, क्योंकि जितना कमाओगे वो सारा निकल जाएगा। इसलिए भोजन, पढ़ाई, ये सब चीज, भोजन तो वो आपके हेल्थ के लिए जरूरी है, लेकिन पढ़ाई, कमाई, ये सब बाद में, पहले हेल्थ फिर आगे का सोचना। हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ ही नहीं तो फिर आप कहां से, या आप बहुत ज्यादा मेहनत किए, कुछ अच्छा कर लिए, लेकिन आपका हेल्थ खराब है तो आप उसका एंजॉय भी नहीं कर सकते। इसलिए पहले हेल्थ होता है। तो देखिए, यकृत दाहिनी ओर होता है, वजन 1.5 kg होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, स्रावित होता है। कौन रस? पित्तरस। पित्तरस जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में जमा होता है। अब समझिएगा, ये जो पित्तरस है, पित्तरस अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? तो याद रखिएगा, पित्तरस क्षारीय होता है। पित्तरस क्या होता है? क्षारीय होता है। और आप देखें, अमाशय में HCl था, वो भोजन को अम्लीय किया। तो अब जब अमाशय में भोजन अम्ल से सुरक्षा के लिए दीवार है, वो तो सुरक्षा कर दिया, लेकिन वही अम्लीय भोजन यदि छोटी आंत में आएगा, छोटी आंत की दीवार को जला के रख देगा। इसीलिए वो बीच में ही आकर के अम्ल क्षार सब कुछ मिलके क्या कर देगा? उदासीन कर देगा। पित्त का रस का काम है अम्लीय भोजन को क्या करना? उदासीन करना। और पित्त में एक लवण होती है, पित्त रस में एक लवण होती है जो जो वसा को तोड़ने का काम करता है। वसा का टूटना पाइसीकरण कहलाता है। तो पूछेंगे पित्त रस का कार्य क्या है? पित्त रस का कार्य क्या है, ये क्या करता है? तो ये भोजन को, वसा को तोड़ता है, यानी कि पाइसीकरण करता है। वसा का टूटना पाइसीकरण होता है। पित्त रस का कार्य क्या करना? पाइसीकरण करना। ये तो था यकृत के बारे में। बताइए, यकृत किधर होती है? दाहिनी ओर होती है। वजन कितना है? 1.5 kg। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, स्रावित करता है पित्तरस। पित्तरस जमा होता है पित्ताशय में। पित्तरस अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? तो क्षारीय होता है। पित्तरस का कार्य क्या है? तो पाइसीकरण, यानी वसा को तोड़ना है, ठीक। इसको मिटाते हैं, फिर देख। अब समझिए, अगन्याशयी रस। कौन सा रस? अगन्याशयी रस। अगन्याशयी रस कहां से निकलेगा? तो अगन्याशय से निकलेगा। अगन्याशयी रस कहां से निकलता है? अगन्याशय से निकलता है। तो अगन्याशय, जिस तरह से ये ग्रंथि है, तो ग्रंथि 3 प्रकार का, बहिस्रावी, अंतःस्रावी, मिश्रित स्रावी। पूछेगा अगन्याशय कैसी ग्रंथि है? तो याद रखिएगा, अगन्याशय मिश्रित स्रावी ग्रंथि है। अगन्याशय कैसी ग्रंथि है? मिश्रित स्रावी ग्रंथि है, ठीक। उसके बाद अगन्याशय, ये जो अगन्याशय होता है, इससे मिश्रित क्यों है? क्योंकि इसमें हार्मोन भी निकलता है और एंजाइम भी निकलता है। हार्मोन निकलता है और एंजाइम निकलता है, दोनों के कारण इसको मिश्रित स्राव। यदि हार्मोन निकल रहा है तो वो कैसी ग्रंथि होगी? यदि किसी ग्रंथि में हार्मोन सिर्फ निकल रहा है तो वो अंतःस्रावी ग्रंथि है, और यदि किसी में सिर्फ एंजाइम निकल रहा है तो वो कैसा ग्रंथि है? बहिस्रावी ग्रंथि है। लेकिन यदि किसी में दोनों निकल रहा है तो वो मिश्रित स्रावित। अगन्याशय कैसी ग्रंथि है? मिश्रित स्रावी ग्रंथि है। कौन सा हार्मोन ये निकालता है? तो ये निकालता है इंसुलिन। ये कौन सा हार्मोन निकालता है? इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम है शर्करा, यानी कि ब्लड में जो शुगर होता है उसका क्या करना? नियंत्रण करना। शर्करा नियंत्रण करना। इंसुलिन ये एक हार्मोन का नाम। इंसुलिन किससे निकलता है? अगन्याशय।
इंसुलिन किसका नियंत्रण करता है? शर्करा का नियंत्रण करता है। और यदि इंसुलिन अग्न्याशय से निकलना बंद हो जाए या अग्न्याशय से इंसुलिन का निकलना कम हो जाए तो शर्करा का नियंत्रण नहीं होगा और वो शर्करा ब्लड में क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। तब कह देते हैं कि उसको कौन सा बीमारी हो गया? शुगर, मधुमेह, डायबिटीज, चीनी, जो कहना कहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की ये नीचे का दिए हैं मतलब कि डेफिशिएंसी यानी कि कमी की बात होगी। इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? मधुमेह बीमारी होता है। देखिए इसमें एक और हार्मोन निकलता है जिसका नाम है ग्लूकागोन। ब्लड में शुगर जरूरी है लेकिन ना ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए। ठीक, हमारे बॉडी में कोई भी चीज ज्यादा नहीं चाहिए ना ही कोई चीज कम चाहिए। किसी भी चीज का ज्यादा होगा तो फिर आपके लिए परेशानी, कम हो गया तो परेशानी। आरबीसी बढ़ गया टेंशन, घट गया टेंशन, ब्लड बढ़ जाए तो परेशानी, घट जाए तो परेशानी, बीपी बढ़ गया तो परेशानी, घट गया तो परेशानी। यानी हमारा बॉडी हमेशा नॉर्मल चलता है। यदि इससे ज्यादा कम होगा तो आपको बीमारी होगा। तो इंसुलिन का काम है ब्लड में शर्करा को कम करना, ब्लड में शर्करा को कम। पता चला इंसुलिन इतना न हो गया, इतना न हो गया कि ब्लड से शर्करा ही गायब कर दिया, तब तो फिर ये भी परेशानी है। और इसीलिए यहां पर दो चीज है, एक है ग्लूकागोन, ये ब्लड में शर्करा की मात्रा को बढ़ाती है, और इंसुलिन ब्लड में शर्करा की मात्रा को कम करता है। तो दोनों माइनस प्लस करते रहता है जिससे दोनों मैनेज हो। लेकिन एक का भी घटना बढ़ना हो गया तो समझिए आपका बेड़ा पार कर देगा। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग? मधुमेह। अग्न्याशय कैसी ग्रंथि? मिश्रस्रावी ग्रंथि। इसमें हार्मोन एंजाइम दोनों निकलता है। अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? हार्मोन। बहिस्रावी से एंजाइम। कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? शर्करा नियंत्रण करता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, शुगर, चीनी। अब देखिए जिसको मधुमेह हो गया उसको तो मीठा खाने से रोका जाएगा। तो एगो नया नौटंकी चला है, ये जरूरी भी है नौटंकी को या कुछ भी को, लेकिन एक चीज है ना कि आप पहले से सतर्क रहो, सुरक्षित रहो, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अब आप चीनी खाना चाहते हैं, आपका मन नहीं मान रहा है, अब मन नहीं मान रहा, आप खाइएगा तो फिर दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि उसमें शर्करा की मात्रा वो आपके ब्लड में शर्करा बढ़ा देगी तो फिर परेशानी हो जाएगा। तो इसके लिए एक उपाय रहता है कि चलो शुगर फ्री। अब शुगर फ्री क्या है? तो शुगर फ्री का मतलब ये हुआ आपको मीठा फील होगा, मीठा फील होगा, लेकिन उसमें शर्करा यानी कि एनर्जी बहुत ज्यादा जो होता है वो नहीं मिलेगा उसमें। तो ये चीज होता है जिसमें कि आप सुने सैकरीन का नाम हो गया, उसी में आता है एक और आता है एस्पार्टेम करके आता है। एस्पार्टेम तो बहुत ज्यादा हार्ड हो गया। एस्पार्टेम भी एक तरह का आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, कृत्रिम मधुरक होता है। यदि इतना सा दे देना और एक टंकी भर के उसमें पानी में डाल के वो डाल दें तो पूरा मोहल्ला पिला दीजिएगा, इतने सब ये वाला होता है। तो अभी के टाइम में आ गया शुगर फ्री, मतलब कि शर्करा से मुक्त हो लेकिन आपको मिठास फील देगा। तो वो थोड़ा सा उसमें मेडिसिन वगैरह, केमिकल वगैरह का यूज रहता है, ज्यादातर तो नहीं खाना चाहिए, इसको मधुमेह का बीमारी है। एंजाइम में क्या क्या निकलता है? तो इसमें से निकलता है, क्या क्या निकलेगा तो याद रखिएगा, इससे निकलता है लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। तीन नाम याद कीजिए, कौन कौन? लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। एक जुगाड़ बताते हैं, जहां पर भी एज लगा हो, जहां एज, लाइपेज, लाइपेज हो गया, एमाइलेज हो गया, सुक्रेज हो गया, एज लगा हुआ है तो समझ लीजिए कि वो हार्मोन सॉरी एंजाइम है। यदि एज लगा है तो वो एंजाइम है, यदि ओज लगा है तो वो शर्करा है। ओज लग गया है, जैसे ओज है तो शर्करा होगा, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, ये सब में जितना ओज लगा हुआ इसका मतलब शर्करा। एज मतलब एंजाइम। तो लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, और एक होता है न्यूक्लियेज। ये नाम याद रखिएगा, बड़ी पूछता है। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, न्यूक्लियेज। लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का।
एमाइलेज किसका पाचन करता है? स्टार्च का। लाइपेज किसका? वसा का। एमाइलेज स्टार्च का। ट्रिप्सिन प्रोटीन का। ट्रिप्सिन प्रोटीन का। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का करता है। बताइए लाइपेज किसका पाचन करता है? एमाइलेज का। ट्रिप्सिन किसका करता है? प्रोटीन का। उसके बाद बताइएगा कि न्यूक्लियस किसका पाचन करता है? न्यूक्लियस किसका पाचन करता है? तो न्यूक्लियस, ये देखिए एक तरह से ना ये सारा का सारा एंजाइम है। न्यूक्लियस का काम है किसको तोड़ना, तो ये करेगा न्यूक्लिक एसिड। किसको? न्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो न्यूक्लिक एसिड को जब करता है तो इससे लाइपेज जब वसा को तोड़ता है तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। ठीक, ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है तो उधर आगे जाकर के पेप्टोन वगैरह में कन्वर्ट कर देगा, और न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेगा तो न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देगा। जितना बात बताया वो देखिए। यकृत बताइए बाईं ओर होता है कि दाईं ओर होता है? तो यकृत कहाँ होता है? दाईं ओर होता है। यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 kg होता है। यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 kg होता है। उसके बाद यकृत से कौन सा रस स्रावित होता है? पित्तरस। पित्तरस जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में क्षारीय होता है, और ये पित्तरस का कार्य है वसा को तोड़ना यानी कि पायसीकरण करना। ये हो गया अग्न्याशय में। अभी एक आंत्र ग्रंथि है उसको आंत्र रस का। एक चीज और देख लीजिए आप, आंत्र रस। कौन सा रस? आंत्र रस। आंत्र रस या सक्कस एंट्रिकस, ये नाम बड़ी आपको कंफ्यूज करेगा कहीं कहीं पर। तो याद रखिएगा आंत्र ग्रंथि से आंत्र रस निकलता है, वो एक सक्कस या एंट्रिकस होता है। एक चीज और समझना है आपको, क्या? तो याद रखिएगा मुख गुहा में जब भोजन को चबाते हैं, तो किसको चबाते हैं? भोजन को ना। भोजन को चबाते क्यों है? उसमें क्या मिल जाए? लार मिल जाए। तो जब आप भोजन में लार मिलाइए, लाश लिखा रहा है, भोजन में यदि आप लार मिला दीजिएगा तब उसको हम कहते हैं बोलस। भोजन में लार मिलाइएगा तो क्या बनेगा? वो बोलस। और जब उस बोलस को निगलिएगा, कभी कभी मक्खी उखी चल गया मुंह में, चिबाते चिबाते उगलते हैं, वो कौन सी उगलती? बोलस। और यदि बोलस को आप पेट में लेके गए अमाशय में, और वहां पर वो जठर रस से मिला, किससे मिलेगा? जठर रस से जाके मिक्स हुआ, तब वो बनता है काइम। तब उसको क्या कहते हैं? काइम। एगो आता है काइम से ही कायम चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा, राजू श्रीवास्तव प्रचार करते थे उसका, तो वहां पे कायम चूर्ण लिखा रहता था। बोलस जठर रस मिलके क्या बना? काइम। अब ये दोनों अमाशय से उतर के जाएगा कहाँ? छोटी आंत में। छोटी आंत में जाएगा तो इसको क्या कहेंगे? काइम। जब काइम काइम आंत में जाएगा कौन रस मिलाएगा? आंत रस। तो काइम जब आंत रस से मिलता है उसके बाद इसको कहते हैं काइल। काहिल बोलिएगा, काहिल नहीं बोलिएगा। काहिल मतलब कामचोर होता है जो काम से भागता है, यहाँ पर काइल है। ठीक, या इसी को हम चाइल्ड भी कहते हैं क्योंकि इंग्लिश में CH ही लिखा जाता है। वो धन्यवाद।